हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स विद राहुल गिरी। पिछले लेक्चर्स में आपने रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी और लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस को ईजिली देखा जाता है। जिन ऑब्जेक्ट्स को ऐसे नॉर्मली देखना थोड़ा मुश्किल होता है, उसकी इमेजेस को ईजिली देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे टीनी ऑब्जेक्ट्स जो हैं बहुत छोटे, जिनको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। ऐसे ही टेलीस्कोप है जिसके हेल्प से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, दूर की ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको क्लियरली देख सकते हैं। ऐसे ही ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आईज हैं, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो कैसे ये ह्यूमन आई वर्क करती है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। फिलहाल आपके सीबीएसई सिलेबस में तो ये नहीं है, लेकिन नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो पहले था चूँकि, तो इसलिए मैंने सोचा कि डिस्कस कर ही देते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी वर्किंग कैसी है। तो आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये देखिए, हमने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बना रखा है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे, एक वॉल होती है, एक बिल्कुल वाइट ओपेक टफ स्फेरिकल वॉल होती है जो आई बॉल को सेफ्टी प्रोवाइड करती है, होल्ड करके रखती है ना। ए टफ एंड ओपेक कवरिंग which holds the eyeball and provide a safety to it is known as sclerotic। ये देखिए, ये स्क्लेरोटिक है। ये बिल्कुल वाइट कवरिंग है, जो टफ है, ओपेक है, लाइट इससे न तो बाहर निकल सकती है, न बाहर से अंदर आ सकती है। हाँ? ये आईबॉल को कंटेन करती है, उसको सेफ्टी पर्पज, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। इसको स्क्लेरोटिक बोलते हैं। दूसरी बात आती है कॉर्निया की। आई बॉल का फ्रंट पोर्शन कॉर्निया होता है ना। ये ज्यादा कुछ नहीं है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल एंड इट all the lights enters through it. It allows to light to enter through it in the eyeball। मतलब कॉर्निया से होकर के ही लाइट सारी की सारी अंदर इंटर करती हैं, है ना। तो ये इसमें बताना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इट इज ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ द आईबॉल थ्रू विच लाइट इंटर्स द आईबॉल। कॉर्निया हो गई। बात करते हैं कॉर्निया के अंदर क्या होता है। कॉर्निया के बाद यहां पे देखिए, कॉर्निया के बाद होता है एक्वस ह्यूमर। जस्ट बिहाइंड कॉर्निया, जस्ट बिहाइंड कॉर्निया ए साल्टी फ्लूइड एग्जिस्ट। ए साल्टी फ्लूइड एग्जिस्ट विच इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स about to 1.337। एक्वस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियर अबाउट 1.337 होता है। मीन्स दिस एक्वस ह्यूमर रिफ्रैक्ट्स द लाइट, एक्वस ह्यूमर के बाद ये एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और आई लेंस के बीच पूरा सब भरा होता है। लेकिन आई लेंस से पहले एक ही होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं,
आयरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरिस। ब्लैक सर्कुलर डायफ्राम होता है ना। ए ब्लैक सर्कुलर डायफ्राम with a central hole, with a central hole controls the light to enter the eye। आई में जो लाइट एंटर कर रही है उसको उसकी कंट्रोलिंग करता है ना। ए ब्लैक डायफ्राम with a central hole, with a central hole which controls the light entering the eye इज नोन एज आइरिस। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। इसमें जो छोटा सा सेंट्रल होल है, ये सेंट्रल होल, ये वाला, इसको पुपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुपिल। दिस सेंट्रल होल थ्रू विच लाइट एंटर्स इज नोन एज पुपिल। हमारी आंख में जो ब्लैक सर्कुलर ये डिस्क टाइप का दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा पुपिल नहीं है, ये आइरिस है। इसमें देखिए छोटा सा बीच में कहीं भी और थोड़ा सा ब्लैक दिखाई देता है, और थोड़ा सा ब्लैक, वो पुपिल है ना। तो इस तरीके से ये पुपिल, लाइट पुपिल से एंटर करती है। होता क्या है, ये आइरिस जब ब्राइट लाइट आती है तो आइरिस एक्सपैंड कर जाती है, जिससे पुपिल की साइज छोटी जाती है। और जब डिम लाइट होती है तो आइरिस एक्सपैंड कर जाती है, जिससे पुपिल की साइज बढ़ जाती है। इस प्रकार से ब्राइट लाइट होने पर ये पुपिल की साइज को छोटा करके कम लाइट एंटर करने के लिए अलाउ करती है। और जब ये लाइट की कमी होती है डिम लाइट में, इसकी साइज ज्यादा हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करे, इनफ इल्यूमिनेशन इनसाइड द आई बॉल हो। आई बॉल के अंदर इनफ लाइट एंटर करे, एक्सेस लाइट को ये ब्लॉक करने की कोशिश करती है, और लाइट कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करे ऐसी कोशिश करती है, पुपिल की साइज इंक्रीज कर देती है। तो ये है आइरिस। ओके, आइरिस एंड पुपिल। जस्ट बिहाइंड द आइरिस, जस्ट बिहाइंड द आइरिस ए कॉन्वेक्स लेंस, ए कॉन्वेक्स लेंस is holded by the suspensory ligaments, by the suspensory ligaments. These are suspensory ligaments which are connected to a sclerotic by ciliary muscles। ओके, ये देखिए, ये जो यहाँ पे ब्लैक हार्ड दिखाई दे रहा ना, ये सिलियरी मसल्स हैं। ये सिलियरी मसल्स हैं, इन्हीं के जरिए ये आई लेंस अपनी पोजीशन पे होल्ड किया गया होता है ना। मतलब आई लेंस से डायरेक्टली कनेक्शन तो इसका सस्पेंसरी लिगामेंट्स होता है, बट सस्पेंसरी लिगामेंट्स का अटैचमेंट होता है सिलियरी मसल से। तो सिलियरी मसल्स जो है स्क्लेरोटिक से जुड़ी होती हैं और इसको बिल्कुल इसकी पोजीशन में होल्ड करके रखती हैं। सिलियरी मसल्स की एक खासियत ये होती है, सिलियरी मसल्स की एक खासियत ये होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड हो सकती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड हो सकती हैं। जब ये एक्सपैंड होगी तो लेंस की साइज छोटी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा, फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो लेंस जो है इसकी साइज बढ़ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बढ़ जाएगा और फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगी। समझ रहे? तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड टू चेंज द साइज एंड हेंस फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस so that it can converge the light rays coming from the object at the retina। तो रेटिना क्या बताते हैं। तो
सही प्लेस पर लाइट रेज को कन्वर्ज किया जा सके, इमेज सही प्लेस पे बनाई जा सके, इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस की साइज चेंज हो सकती है विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। और इसकी जो यही पावर होती है कि ये इसकी अपनी साइज को चेंज करके और सही जगह पे इमेज बना देगा, इसी पावर को इसका एकोमोडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। दिस एबिलिटी ऑफ आई लेंस बाय विच इट कैन चेंज इट्स साइज एंड हेंस फोकल लेंथ टू कन्वर्ट द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, है ना, to convert the light rays coming from the objects at different distances at same point, that is at retina, is known as accommodation। उसे क्या बोलते हैं? accommodation बोलते हैं, है ना। अलग अलग पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबकी इमेज एक ही जगह पे बनाने के लिए लेंस को अपनी साइज चेंज करनी पड़ती है। लेंस अपनी साइज चेंज करके ऐसी इमेज की फॉर्मेशन एक ही जगह पे क्या करता है, इसके इसी फिनोमेना को एकोमोडेशन कहते हैं। आइए अब रेटिना के बारे में बताते हैं आपको कि जस्ट इनसाइड द स्क्लेरोटिक एट द इनर सरफेस ऑफ द बैक वॉल ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का जो बैक वॉल है, पीछे वाली वॉल, ये फ्रंट, इधर का फ्रंट, इधर का बैक, तो बैक वॉल है, उसके इनसाइड सरफेस पर देयर एग्जिस्ट ए थिन मेम्ब्रेन, देयर एग्जिस्ट ए थिन मेम्ब्रेन विद लाइट सेंसिटिव सेल्स, that is optic nerves. There exists a thin membrane having optic nerves is known as retina. इसे क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। Having optic nerves is known as retina. क्या लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं इसके पास? ये रेटिना है। रेटिना पर क्या होती है? लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। जब कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज रेटिना पर बनाई जाती है तो रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होती है दो तरह की होती हैं, एक को रॉड्स कहते हैं, कोन कहते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। इमेज का फॉर्मेशन जैसे ही रेटिना पर होता है वो लाइट सेंसिटिव सेल्स उस इमेज के मैसेज को तुरंत इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व की हेल्प से, ऑप्टिक नर्व्स की थ्रू से, है ना, ब्रेन तक ले जाया जाता है फ्रॉम दिस पॉइंट नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक नर्व्स इधर से आगे बढ़ती हैं, है ना। मीन्स एज द इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना, लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स convert the message of image in electrical signals, and this message in the form of electrical signal is carried to brain by optic nerves, and the point on the on the wall of eyeball, the point at the wall of eyeball through which optic nerves move to brain is known as blind spot. Here, in lack of rods and cones, यहां पर कोई रॉड्स और कोन्स नहीं होता है। ये लाइट के लिए सेंसिटिव प्लेस नहीं है। ये जो प्लेस हुआ करता है, यहां पर इमेज अगर कब फॉर्म हो जाए तो वो इमेज माइंड तक नहीं जाएगी, उसको हम नहीं देख पाएंगे। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर इमेज का फॉर्मेशन हो जाए तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई रॉड्स और कोन्स यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं हुआ करती हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स इधर रेटिना पर अदर प्लेसेस पे हुआ करती हैं। और जिस पॉइंट रेटिना का मिड पॉइंट जहां पर रॉड्स एंड कोन्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसको येलो स्पॉट कहते हैं। वहां पर जब इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट हमको बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देता है, बिल्कुल सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ दिखाई देता है।
तो ये रेटिना की बात हो गई। रेटिना पर जब ये यहाँ पे येलो पॉइंट है, यहाँ पर इमेज बनती है, क्योंकि यहाँ पर रॉड्स और कोन्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए इमेज हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। और ये ब्लैक क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये ब्लैक मेम्ब्रेन बिटवीन द स्क्लेरोटिक एंड रेटिना एब्जॉर्ब्स द स्ट्रे लाइट, मतलब एक्स्ट्रा लाइट अगर इंटर की गई है, उसकी वजह से कोई चमक या ब्लरिंग आनी है, तो उस एक्स्ट्रा लाइट को ये ब्लैक मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसको कोरॉइड बोलते हैं। ये ब्लैक मेम्ब्रेन बिटवीन रेटिना एंड स्क्लेरोटिक absorbs the extra light, enter to the eyeball, and this black membrane is known as choroid. Okay, and a jelly liquid exists between eye lens and retina. आई लेंस और रेटिना के बीच में एक जेली लिक्विड एग्जिस्ट करता है, जिसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। पूरा इसमें फैला होता है इस तरीके से विट्रियस ह्यूमर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा, नियर अबाउट 1.437 होता है ना। तो एक प्रकार से हम देखें तो लाइट जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है, और जितने भी ये ट्रांसपेरेंट चीजें इसमें हैं, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आई लेंस एंड दिस विट्रियस ह्यूमर, कलेक्टिवली फॉर्म्स अ कन्वर्जिंग लेंस। ये सब मिल करके कन्वर्जिंग लेंस का काम करते हैं और लाइट को रेटिना पर ही कन्वर्ज कराने का काम करते हैं। और जो इमेज लाइट रेटिना पर कन्वर्ज होंगी, वो रेटिना पर इमेज बनाएंगी और वही इमेज हमारे द्वारा देखी जाएगी। अगर इमेज रेटिना से पहले बनती है, रेटिना के बाद भी बनती है, तो वह इमेज हमको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि रेटिना पर ही लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ऑप्टिक नर्व होती है। लाइट सेंसिटिव सेल क्या करती हैं? इमेज को, उस ऑप्टिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक ले जाया जाता है थ्रू द वे ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। और यहां पर इन्वर्टेड इमेज बन, चूंकि आपने पढ़ा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो रेटिना पर कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाता है और ब्रेन उसको इरेक्ट करके रीड करता है। मतलब अगर बाई द वे वहां पर इरेक्ट इमेज बन जाए तब ब्रेन को इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। तो ब्रेन की जो रीडिंग वाली बात है ना, वो रेटिना पर बनी इमेज को उल्टा करके देखता है ना। ऐसी सेटिंग है इसकी, आई लेंस और ब्रेन की सेटिंग कुछ ऐसी ही है। अब आई लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन ब्रेन क्या करता है? उसको सीधा करके देखता है ना। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मेन बातें क्या हैं? स्क्लेरोटिक, a spherical covering which is tough and opaque, holds the eyeball and provides safety to it. Cornea, a transparent membrane in front of eyeball through which all the light rays enters the eyeball. Iris, a black circular disc with a small hole at its center known as pupil, controls the light entering the eye. By changing its size, controls the light entering the eye. In a bright light, size of pupil becomes small, and in dim light, size of pupil becomes large by expanding or contracting the iris. Just behind the iris
A convex lens is holded by the suspensory ligaments and which is connected to sclerotic by ciliary muscles. Ciliary muscles, by contracting or expanding, changes the size of eye lens, so that it can converge the light rays coming from outside from the objects at different distances at the same point retina पर ही कन्वर्ज कर सके. And what is retina? Retina is the thin membrane at the inner surface of the back wall of the eyeball containing light sensitive cells and optic nerves. Light sensitive cells are rods and cones which converts the optical signal into electrical signal. मतलब जो इमेज है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती हैं. And these electric signals are carried to brain by the optic nerves. The point at which optic nerves enter the wall of the eyeball to go to brain is known as blind spot. At this spot there is no rods and cones. That is, if eye lens forms the image at this point, we cannot see that image because here rods and cones are absent. Therefore we cannot see the image formed at this point. Therefore it is known as blind spot. At the midpoint, at the center of the retina, there exists a point at which density of rods and cones are maximum. Therefore image formed at this point is brightest. This point is known as yellow point. There exists a black membrane between the retina and sclerotic which absorbs the extra light enter the eye. About rods and cones. Rods are the light sensitive cells. Which are sensitive for brightness of the light. Means ये कलर पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ लाइट, अगर थोड़ी बहुत भी लाइट एंटर कर रही है तो ये एक्टिव हो जाएंगे और अपना वर्क करेंगे. एंड कोन्स आर सेंसिटिव फॉर कलर्स ऑफ द लाइट, है ना, कलर पर एक्टिव होती हैं और अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कोन्स एग्जिस्ट करते हैं. जैसे रेड के लिए आर कोन्स, ग्रीन के लिए जी कोन्स, ब्लू के लिए बी कोन्स. ब्लू कलर की लाइट आएगी तो बी कोन्स एक्टिव हो जाएंगे. रेड कलर की लाइट आएगी तो रेड आर कोन्स एक्टिव हो जाएंगे. येलो कलर की लाइट आएगी तो वाई कोन्स एक्टिव हो जाएंगे, है ना. और अलग अलग इस तरह से अलग अलग कोन्स एक्टिव होकर के उसकी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और ब्रेन तक जाएगी. अब ब्रेन उसको इजीली ट्रांसलेट करके देख लेगा. तो ये कलर्स के लिए होते हैं कोन्स. Cones are sensitive for colors and there are different cones for different colors. और इसके बारे में क्या कर सकते हैं? एक बात यह है, ये कलर के लिए सेंसिटिव है तो ब्राइटनेस पर ये डिपेंड नहीं करती है. ये कोन्स ब्राइटनेस पर नहीं जाती हैं, है ना. ब्राइट लाइट में ही वर्क करती हैं जब कलर बिल्कुल क्लियर हो. डिम लाइट होने पर ये एक्टिव नहीं हो पाती हैं. जब लाइट डिम होती है तो ये कोन्स जो है वो एक्टिव नहीं हो पाती हैं. इसलिए देखो अंधेरे में कभी कभी होता है, सामने जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हमको ब्लैक एंड व्हाइट में सारी चीजें दिखती हैं, है ना.
जो कि रॉड्स के लिए है। रॉड्स ब्लैक एंड व्हाइट में एक्टिव होता है। अब सामने वाले ऑब्जेक्ट से थोड़ी बहुत भी डिम लाइट आ रही है तो भी रॉड्स एक्टिव हो जाएंगी। रॉड्स एक्टिव हो जाएंगी तो उनके जरिए हमको उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कुछ न कुछ मिलेगी, दिखाई देगा। लेकिन डिम लाइट में कोन जो है वो एक्टिव नहीं होती हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या कलर है हमको वो नहीं दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा बट उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है हमको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज इन डिम लाइट कोन्स आर नॉट एक्टिव। एंड देयर एग्जिस्ट ए liquid between eye lens and retina known as vitreous humor having slightly greater refractive index 1.437. एक्शन ऑफ आई लेंस, एक्शन में क्या है इसके, एक्शन में यही है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं तो ये जो पूरा है कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रियस ह्यूमर, सब दीज collectively tries to focus light rays at the retina so that clear image of the distant object can be formed at the retina. And as the image is formed at retina, rods and cones convert this information into electrical signal, and this electrical signal is carried by optic nerves to the brain, and brain reads the inverted image as a right image. इन्वर्टेड इमेज जो कि रेटिना पे बनी हुई है उसको राइट करके हमारा ब्रेन रीड करता है, ट्रांसलेट करके अपना अंडरस्टैंड कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आई का स्ट्रक्चर, आई का वर्किंग ये समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे आई के द्वारा क्या किया जाता है, हमारे आई लेंस को कैसा वर्क करना पड़ता है, और पास की यानी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारी आई कैसे वर्क करती है। अब मैं इसका छोटा सा डायग्राम बनाया करूंगा आपको समझाने के लिए। ये देखिए, माना कि मैंने ये आई बना दिया है, आई लेंस है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जब देखना होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब आने वाली लाइट रेज आर नियरली पैरेलल टू ईच अदर, तो आई लेंस रिलैक्स्ड होती है। क्या होती है? ये रिलैक्स्ड होती है, रिलैक्स्ड पोजीशन में होती है, और ये आने वाली लाइट रेज को नॉर्मली रेटिना पर इजीली फोकस कर देती है। तो इस समय लेंस की साइज कुछ ऐसी बन जाती है, इसकी फोकल लेंथ आई लेंस से रेटिना के बीच के डिस्टेंस के बराबर हो जाती है कि नहीं? इसकी फोकल लेंथ लेंस और रेटिना के बीच के डिस्टेंस के बराबर हो जाती है। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख लेते हैं। नो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इन दी आई लेंस, तो आई लेंस इसमें रेस्ट कंडीशन में होता है इजिली। लेकिन जब नजदीक की ऑब्जेक्ट्स को देखनी होती है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को जब देखना होता है तो क्या होता है? आई लेंस के बारे में आप विचार करिए। रेज यहां से आ रही है, बताओ भैया, इनफाइनाइट से आ रही पैरेलल रेज को टर्न करके यहां पे लाना हुआ, इसका डेविएशन ज्यादा हुआ, या यहां से आने वाली रेज को अगर यहां पे कन्वर्ट करना है तो डेविएशन ज्यादा हो रहा है? डेविएशन किस में ज्यादा हुआ है? हाँ, डेविएशन एकदम साफ क्लियर है कि इसमें ज्यादा हो रहा है। इसमें डेविएशन अगर डेल्टा 1 माना जाए, इसमें डेविएशन डेल्टा 2 माना जाए, डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1। ज्यादा डेविएशन करना है, ज्यादा डेविएशन करना है मतलब पावर ज्यादा होनी चाहिए, पावर ज्यादा होनी चाहिए मतलब फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। पावर बताया था ना आप लोगों को। सेम पॉइंट पे आने वाली लाइट रेज का अगर एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा हो जाता है तो मतलब पावर ज्यादा है। अरे डेफिनेशन बताया था आप लोगों को, भूल जाते हैं आप लोग तो। हाँ, बताया था, क्या बताया था? आ रही लाइट रे किसी एच हाइट पे आई है, सीधे जाना था बट आई फोकस पे आ गई है। हाँ, कहाँ गई? फोकस पे आ गई, डेल्टा का डेविएशन हुआ, ये एंगल भी डेल्टा, tan डेल्टा इक्वल टू h/f। अब बोला h की वैल्यू अगर 1 हो
तो tan डेल्टा इक्वल टू 1/f हो जाता है, और 1/f को पावर बोलते हैं। मीन्स ये देखो पावर इक्वल टू tan डेल्टा आता है, डेल्टा बड़ा है, पावर बड़ा है। हाँ, उसी पॉइंट पे यहाँ लाइट रे इंसिडेंट हुई, उसी पॉइंट पे यहाँ लाइट रे इंसिडेंट हुई है, बट यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कम है, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है। जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है वहाँ पर लेंस की पावर ज़्यादा है। इसकी साइज चेंज होकर के कुछ ऐसी हो गई, पावर इसका ज़्यादा हो गया। अब पावर ज़्यादा हो गया मतलब फोकल लेंथ कम हो गई, फोकल लेंथ कम हो गई मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गई। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होने का मतलब है कर्वेचर ज़्यादा हो गया, यानी लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। लेंस कॉन्ट्रैक्ट होकर के क्या होगा, मोटा हो जाएगा। तो नजदीक की ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए लेंस क्या होता है, मोटा होकर के अपने कर्वेचर को बढ़ा लेता है, जिससे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाती है और फोकल लेंथ भी कम हो जाती है, और नजदीक से आने वाली लाइट रेज को आराम से वो रेटिना पर कन्वर्ज कर देता है, ये लेंस। लेकिन दूर से आने वाली रेज को कन्वर्ज करना आसान होता है, नॉर्मली अपने फोकस पर यानी रेटिना पर इजीली वो लेंस कन्वर्ट कर देता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो कंपैरेटिवली लेंस थिन होता है ना, वहां पे थिनर इसके कंपेरिजन में होता है। तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस को कैसे रहना होता है, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस को कैसा हो जाना पड़ता है, आपने देखा। और लेंस की जो यही बात है, यही जो एबिलिटी है, इसी को एकोमोडेशन कहते हैं, है ना। The lens can change its size and shape to focus the light rays coming from the objects at different places at the retina, at the same distance. Retina is known as accommodation. कुछ और बातें करते हैं इसमें। देखिए भैया, हमारी जो नॉर्मल आई होती है, नॉर्मल ह्यूमन आई जो है, वो माना जाता है कि मैक्सिमम की बात की जाए तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्लियरली देख सकती है। एक हेल्दी आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। लार्ज डिस्टेंस मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में इनफाइनाइट ले ली जाती है, बहुत दूर दूर तक हम देख सकते हैं। लेकिन नियरेस्ट की बात की जाए, नियरेस्ट वो डिस्टेंस जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सकता हो विदाउट एनी स्ट्रेन इन द आई, आई में कोई स्ट्रेन ना क्रिएट की जाए, नॉर्मली हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें, है कोई दिक्कत ना हो, तो उस डिस्टेंस को नियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नियर पॉइंट। है ना। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन आई at which an object can be seen clearly, an object can be seen clearly without any strain in the eye is known as near point. Is known as near point. It is normally 25 centimeter for the healthy human eye. अगर कोई डिसीज नहीं है, हेल्दी ह्यूमन आई है, तो उसके लिए ये नियरेस्ट डिस्टेंस जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। तो रेंज ऑफ विजन क्या हो गया, रेंज ऑफ विजन ये फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी हो गया, है कि नहीं। इन्फिनिटी को क्या बोलेंगे, फार पॉइंट। क्या बोलेंगे, सबसे पहले जो मैंने बताया था वो है फार पॉइंट। तो ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। इनफाइनाइट तक के डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड लार्ज डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं। और नियरेस्ट पॉइंट एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इन द आई इज नोन एज नियर पॉइंट। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो रेंज ऑफ द विजन इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, मतलब डिस्टेंस ओवर विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली बाय द आई विदाउट एनी स्ट्रेन इन इट इज नोन एज रेंज ऑफ विजन। इट एग्जिस्ट फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट
विजन। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग, सेपरेटली। मतलब ह्यूमन आई से वो नियरेस्ट डिस्टेंस जहां पर रखे दो ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली और सेपरेटली विदाउट एनी स्ट्रेन इन आई देख सकते हैं, उसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन आई एट विच टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी seen distinctly is known as distance of distinct vision. It is represented by capital D. It is also nearly equal to 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई के लिए यह भी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। एकोमोडेशन पावर ह्यूमन आई, क्या एकोमोडेशन पावर कितना होता है? पावर क्या है बताया वही मैंने कि आई लेंस अपनी साइज को चेंजेस करके ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्लेसेस पर रखे ऑब्जेक्ट्स की इमेज रेटिना पे बना सके, वही उसका एकोमोडेशन है। तो अलग अलग साइज होने पर, जब लेंस की अलग अलग साइज होगी तो अलग अलग फोकल लेंथ होगी, तो अलग अलग फोकल लेंथ होगी तो अलग अलग डेविएशन भी होगा। क्या? अलग अलग डेविएशन भी होगा। लेकिन जब आई लेंस की फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी, ध्यान दीजिए, जब आई लेंस की फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी तब आई लेंस का एकोमोडेशन पावर जो होगा वो भी मैक्सिमम होगा। अब आई लेंस की फोकल लेंथ मैक्सिमम कब होगी? सॉरी, फोकल लेंथ नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, पावर मैक्सिमम बात कर रहा हूं, फोकल लेंथ मिनिमम होगी, है ना। आई लेंस की फोकल लेंथ मिनिमम होगी। और बताया था कि जब ऑब्जेक्ट नजदीक होता है तो आई लेंस मोटा हो जाता है, आई लेंस थिक हो जाता है, और ऐसे केस में इसका फोकल लेंथ कम हो जाता है। और नियरेस्ट पॉइंट पर रखे ऑब्जेक्ट के लिए इसकी थिकनेस मैक्सिमम होगी, उससे ज्यादा थिकनेस इसमें आ नहीं पाती है, उससे ज्यादा थिकनेस इसमें आ नहीं पाएगी। यानी नियर पॉइंट पे इस डिस्टेंस पे रखा जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट, एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उस समय जो लेंस की मोटाई होगी वो मैक्सिमम होगी, लेंस का एकोमोडेशन पावर जो होगा उस समय वो मैक्सिमम होगा। इससे ज्यादा लेंस मोटा नहीं हो सकता है, यानी लेंस की फोकल लेंथ और कम नहीं हो सकती है। तो ऐसे केस में पावर मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम पावर जो होगा P इक्वल टू 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर होता है ना। तो आप कैलकुलेट करो, ऐसे केस में अगर आप कैलकुलेट करो तो नियर अबाउट पावर जो है 4 डायोप्टर आता है इसका, है ना। एक्चुअल मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए ऐसे में, लेकिन नियर पॉइंट बताया। ऐसे केस में अगर हम देखें तो नियर अबाउट ऐसा पॉसिबल होता है कि इसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर हो, ऐसा पॉसिबल है। और जब इसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर होगी तो ऐसे केस में इमेज रेटिना पे बनेगी, और तो ऐसे केस में जो पावर होगा यहाँ पे रखेंगे तो 4 डायोप्टर आएगा। तो यह मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई 4 डायोप्टर होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने देखा नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, रेंज ऑफ विजन क्या होता है, और इसका एकोमोडेशन पावर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। अब हमको देखना है कि डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। क्या डिफेक्ट्स? तो डिफेक्ट इन विजन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में डिफेक्ट्स इन विजन डिस्कस करेंगे और इसके रिमूवल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें लगता है आज का लेक्चर जो है हमारा इनफ हो चुका है। तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट डे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।